श्रोताओं, आज 17 अप्रैल है और आज का दिन समर्पित है विश्व हीमोफीलिया दिवस को। आज का दिन हीमोफीलिया दिवस न सिर्फ रक्त विकार के प्रति जागरूकता फैलाने का अवसर है, बल्कि ये उन लोगों को भी समझने और सहयोग देने का प्रयास है, अवसर है, जो लोग इस रोग से जूझ रहे हैं। काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, जागरूकता की कमी के चलते ऐसे मामलों की पहचान नहीं हो पाती और समय पर पहचान न होने से जो जटिलताएं हैं जीवन में रोगी व्यक्ति के, पीड़ित व्यक्ति के, वो बढ़ जाती हैं। इन सारी बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज, जो वरिष्ठ रक्त रोग विशेषज्ञ हैं, और आज हम उनसे हीमोफीलिया रोग के बारे में कुछ जो जानकारी है, व्यवहारिक जानकारी, उसको जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी, आज विश्व हीमोफीलिया दिवस है। जैसे कि आप बता ही रहे थे, 17 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है जी। तो यह दिन, जैसे आपने बताया, कि जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत भी 1989 में हुई थी। पहले तो अपने श्रोताओं के लिए मैं यही जानना चाहूँगा सरल भाषा में कि ये जो हीमोफीलिया बीमारी है, ये आखिरकार है क्या? मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी हीमोफीलिया के बारे में कि हीमोफीलिया जो है एक दुर्लभ यानी रेयर हेरिडिटरी, या जिसको कहते हैं अनुवांशिक ब्लड डिसऑर्डर है, खून का विकार है जी। अनुवांशिक से मतलब है कि ये जो डिसऑर्डर है माता पिता से विरासत में मिलता है। अगर मतलब हमारी पहली पीढ़ी में कभी किसी को रहा है तो आगे उसकी संभावना है। जी जी जी। और एक्स लिंक डिसऑर्डर है, मतलब एक तो ये है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती, रक्त का थक्का नहीं बनता या फिर थक्का बनने में देरी होती है जी। तो यदि किसी को हीमोफीलिया है तो उसको चोट लग जाए तो ब्लीडिंग बंद होने में बहुत अधिक समय लग जाता है। मतलब एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में चोट लगने पर बहुत अधिक खून बहता है। खून बहता रहता है, जमता नहीं है। जी, जमता नहीं है, बंद नहीं होता है। जी जी। तो डॉक्टर प्रीति, ये बीमारी ज्यादा किसको प्रभावित करती है? मतलब समाज के किस वर्ग को ज्यादा संभावनाएं होती हैं हीमोफीलिया होने की? इस बीमारी में महिलाओं की जो तुलना में पुरुष के प्रभावित होने की थोड़ी संभावना ज्यादा रहती है। जी। जैसे कि आपने बताया कि ये रक्त का विकार है, जहां पर खून का थक्का इतनी आसानी से नहीं बनता और चोट लगने पर रक्त बहता रहता है। आम भाषा में इसे इस तरह से समझा जा सकता है ना? जी जी, बिल्कुल। तो अगर हम इसके कारणों पे जानना चाहें कि हीमोफीलिया दरअसल होता क्यों है, वैसे तो आपने बताया कि ये हेरिडिटी से आता है। हेरिडिटरी है, जी जी। लेकिन कुछ ये और माता पिता से ही मिलती है जी। नहीं, कारण इसका बस ये है कि हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, अनुवांशिक बीमारी है, बहुत रेयर है, दुर्लभ है, जो कि माता पिता से मिलती है और महिलाओं की तुलना में पुरुष में ज्यादा संभावना रहती है। और इसमें क्या होता है कि जो ब्लड या थक्का बनाने वाले जो क्लॉटिंग फैक्टर है, उसकी कमी हो सकती है, वो ठीक से काम नहीं करते हैं। तो इसकी जानकारी कब होती है, हमें पता कैसे लगता है, कब पता लगता है इस चीज का? आमतौर पर इसकी जो जानकारी है जीवन के शुरुआती दौर या बचपन में ही हो जाती है, लेकिन कभी कभी इसकी जानकारी कोई बड़ी चोट लग रही है या कोई सर्जरी की जा रही है और ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, उस समय होती है। तो ये कितने तरह का होता है, मतलब उसके प्रकार भी हैं कोई क्या? मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की कमी होती है, जबकि हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की कमी होती है। ये मेन इसका कारण होता है जी, अनुवांशिक। सामान्यतः अगर हम समझना चाहें कि जैसे एक मोटा का अगर कोई डेटा हो तो हिंदुस्तान में कितने मरीज होंगे, मतलब प्रसार इसका कितना होता है? बहुत कम है सर, रेयर डिसऑर्डर है, बहुत कम परसेंटेज है, बहुत ज्यादा नहीं है। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, जैसे कि लोग शादी करते वक्त कुंडलियां दिखवाते हैं, तो एक बार ब्लड टेस्टिंग भी कराएं बिफोर मैरिज, तो उससे भी थोड़ा सा रोका जा सकता है इस चीज। ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताई, क्योंकि सामान्यतया हमारे जो शादी विवाह रिश्ते होते हैं उनमें ये चीजें नहीं होती कि हम दोनों पक्षों की तरफ से ब्लड टेस्टिंग पे जाते हों।
सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपने बताया कि चूंकि ये एक ऐसी बीमारी है तो एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा सकता है जहां पे हम ये ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। जी जी। वैसे तो हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं उनमें पहले से जो है हिस्ट्री हम पूछ लेते हैं, या जो किसी नाते रिश्तेदार से या दोस्तों के मार्फत, लेकिन आजकल को जो ट्रेंड है उसमें शायद बदल रहा है, जहां पर पारिवारिक सहमति से रिश्ते अब प्रचलन में कम हो रहे हैं और जो आपसी संबंध हैं वो ज्यादा तरजीह उनको दी जा रही है। तो शायद, लेकिन उनको ये समझने की जरूरत है कि वहाँ ऐसे जो रोग हैं उनके चलते ब्लड टेस्टिंग को भी वहाँ इम्पोर्टेंस दी जाए, थोड़ी वरीयता देनी चाहिए। जी। अच्छा, जैसे कि मैडम आपने बताया कि 2 तरह के ये हैं प्रकार इसके, तो 2 तरह के प्रकारों को अगर एक सामान्य आदमी समझना चाहे तो वो किस तरह से उसको डिफरेंशिएट कर सकता है? देखिए, 2 प्रकार, जैसे मैंने बताया कि हीमोफीलिया में फैक्टर 8 की कमी होती है और हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की कमी होती है। तो उनको इसका मतलब जानने के लिए पहले तो हीमोफीलिया प्रोफाइल करना पड़ेगा। यूजुअली बचपन में ही पता चल जाता है, और अगर नहीं पता चलता तो कोई मेजर सर्जरी हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा खून बहता है, बंद नहीं हो रहा, जब फिर टेस्ट होता है तब पता चलता है। तो ये है। तो उसके बाद जो है लक्षण बेसिकली इसकी ये होते हैं कि जैसे नाक से कभी कभी खून बहता है तो वो आसानी से बंद नहीं होता है, या कोई आप सर्जरी करा रहे हैं, कोई डेंटल ट्रीटमेंट करा रहे हैं जिससे दांत निकलवा रहे हैं, या आरसीटी कराने गए हैं और फिर खून बंद नहीं हो रहा है, तो ये चीज भी हो सकती है। इन मरीजों में जोड़ों में सूजन रहती है, कोई बहुत एस्थीमिया दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, पेशाब के रास्ते से खून बहता है। अच्छा। तो ये सारे लक्षण रहते हैं इन मरीजों में। आपने बताया चूंकि बच्चों में इसकी पहचान पहले कॉमन रूप से पहचानी जा सकती है, तो बच्चों को अगर कभी चोट लगती है और ऐसे वाक़ये होते हैं जहाँ पे उनको खून बहता है या नाक से अक्सर आपने बोला कि ब्लड आ जाता है, तो ऐसे केसेस में हमको सावधानी बरतने की जरूरत है और इसके जो जांच है उसके कराने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो ये तो रही कि पहचान लक्षण, हालांकि बहुत ज्यादा इतने होते नहीं है लक्षण, लेकिन अगर किसी को है तो उपचार क्या हो सकता है, क्या उपचार है और कितना संभव है, और किस तरह से ऐसे मरीजों की देखभाल की जानी चाहिए? जी जी जी। हीमोफीलिया का इलाज तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि उपचार में फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। जैसे फैक्टर 9 नहीं है तो फैक्टर 9 दिया जाएगा, फैक्टर 8 नहीं है तो फैक्टर 8 दिया जाएगा। तो मतलब गंभीरता भी है कि अगर व्यक्ति के अनुसार गंभीरता इसकी अलग अलग रहती है। कुछ लोगों में हल्के लक्षण होते हैं, कुछ लोगों में गंभीर लक्षण होते हैं। तो इसका जो है मैनेजमेंट किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है लक्षणों का रिप्लेसमेंट थेरेपी की। वैसे इसका कोई इलाज नहीं। मतलब साथ में कोई दवा लेनी पड़ती है और वो कंटिन्यूअस फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी रहती है। हमारे मेडिकल कॉलेज में भी इसकी व्यवस्था है और बाकी अन्य मेडिकल कॉलेज में भी व्यवस्था रहती है। तो इन लोग की कमेटी भी बन जाती है, और मतलब इस माध्यम से कि कहीं किसी को जरूरत है तो फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी के माध्यम से ये जो भी लक्षण हो रहे हैं उनको नियंत्रित किया जा सकता है। सावधानी बरतनी चाहिए ऐसे लोगों में कि चोट ना लगे, ताकि ब्लीडिंग ना हो। ये थोड़ा सा सावधानी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि रक्त का थक्का जमता नहीं है और वो बहता रहता है कंटिन्यूअस, तो ब्लड डेफिशिएंसी होने की संभावना रहती है। बहुत, हाँ जी जी बिल्कुल। तो मेन है कि सावधानी थोड़ी सी उनको बरतने की आवश्यकता है। अच्छा मैडम, जैसे कि आपने बताया कि ये जो है फैक्टर रिप्लेसमेंट होता है, तो क्या ये कुछ समय अवधि के बाद बार बार कराने की आवश्यकता पड़ती है? जी जी, बार बार कराने की आवश्यकता पड़ती है फैक्टर रिप्लेसमेंट। तो आप यहाँ पर हमारे पीडिया डिपार्टमेंट में फैक्टर रिप्लेसमेंट अवेलेबल रहता है हीमोफीलिया के मरीजों के लिए, और सारे मोस्टली मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर फ्री में जो है फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी अवेलेबल। तो जो आपने कहा कि जो ऐसे मरीज होते हैं उनको आपस में एक पूलिंग काइंड ऑफ, या कहें कि एक ग्रुप बना के, मतलब आपस में वो एक ग्रुप बना रहता है यूजुअली, कि अगर कोई कहीं का है कि यहाँ पर इस मेडिकल कॉलेज में है या नहीं है जी। यूजुअली तो अवेलेबल रहते हैं फैक्टर्स ना हमारे भी, जैसे कि चंडीगढ़ से या कोई भी किसी को भी मरीज की फैक्टर की आवश्यकता होती है तो सरकार इस पर बहुत ध्यान देती है। हीमोफीलिया के मरीजों के लिए स्पेशली कोई भी तुरंत उनके लिए कार्य होता है, और इससे बहुत अवेयर है सरकार, बहुत
ध्यान दे रही है। वो ये तो अच्छी बात है मैडम कि सरकार भी अवेयर है, लेकिन चूंकि ये एक कॉमन बीमारी नहीं है और इतनी आसानी से, खासकर ग्रामीण जो इलाके हैं उनमें शायद या सामान्य जो अस्पताल होते हैं उनमें उतनी अवेयरनेस लोगों में शायद ना हो, और तो वहां पर इनका प्रबंधन किस तरह से किया जाए? नहीं, तो वो जैसे मैंने बताया ना कि अगर ब्लीडिंग हो रही है, कोई चोट लग रही है, ब्लीडिंग हो रही है जी, तो उनको फिर टेस्ट किए जाते हैं। अगर लोग मालूम नहीं है तो टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट करने के बाद अगर पता लगता है कि हीमोफीलिया है तो फिर उनको फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। जी, तो मरीज अवेयर है, गांव का मरीज भी आता है और सारे ट्रीटमेंट्स, मतलब लक्षणों को कंट्रोल किया जा रहा है। हमारी सरकार बहुत इसके लिए बहुत सीरियस है और अच्छे से इसको मैनेज कर रही है। जी, जी, जी। वैसे इसका जो है मतलब पूरी तरह ट्रीटमेंट इलाज नहीं है, बस लक्षण को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल किया जा सकता है और साथ में आपसी जो तालमेल है, देखभाल है, एक दूसरे से सहयोग है, वो शायद इसमें ज्यादा कारगर है। जीवन शैली ठीक ठाक अच्छी तरह से निभा, उनका जीवन जो भी उनकी लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा हमें अपग्रेड करना है, उनको कोई परेशानी ना। जी, और आजकल तो मैडम जो है डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और जो एक दौर कोरोना का देखा था हमने, उसके बाद टेलीमेडिसिन भी जो है वो एक चलन में आया। तो जो डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टूल्स हैं, सोशल मीडिया का एक जो अपना ऑरा है आजकल, उनका उसका सहयोग है, और जो टेलीमेडिसिन है, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से ये जो आपसी कनेक्टिविटी है और इसके प्रबंधन में शायद रोगियों की मदद बेहतर तरीके से की जा सकती है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। ग्रामीण एरिया में भी आप देखिए सभी के पास मोबाइल है, तो आपसी कनेक्टिविटी है, लोगों को पता है क्या चीजें हैं, और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा मैडम, जो आपने कहा कि पुरुषों में ज्यादा कॉमन होती है, एक सामाजिक जो हमारी व्यवस्था होती है, जो हमारा समाज होता है, उसमें हीमोफीलिया से जो कोई पीड़ित व्यक्ति है, तो क्या ऐसा देखने में आता है कि कभी कभी उनको भेदभाव का सामना करना पड़े, या अगर बच्चों को है तो पारिवारिक जो उनका सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम, या मेंटली बच्चे को या जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित है उसको मानसिक रूप से, या कहें कि एक हीमोफीलिया का अगर मरीज है कोई, तो उसको सामान्य जीवन जीने के लिए कोई परेशानी आती है क्या, या वो जनरल नॉर्मल तरीके से अपना सामान्य रूप से काम कर सकता है? नहीं, वो अपना सामान्य रूप से काम कर सकता है, माता पिता के सहयोग से और अवेयरनेस से। आप जो है टीचर्स को भी बता सकते हैं स्कूल में जाते हुए कि भाई इसको अगर चोट लग रही तो आपको ध्यान देना है। और ऐसा भेदभाव देखा नहीं गया है, बट हमें थोड़े से जागरूक रहना है। आपके स्कूल के टीचरों को भी बताना है, उसके जो खेलने वाले बच्चे हैं उनको भी बताना है, साथियों को भी बताना है, ताकि कोई मतलब आपस में कभी कभी छोटे बच्चों में लड़ाई भी हो जाती है। जी, जी, जी। तो इस तरह की चीज ना हो, ताकि उनको कोई चोट ना लगे। बेसिकली ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थोड़ा अवेयर करना है। ऐसे भेदभाव नहीं देखा जाता, बट अवेयरनेस की थोड़ी आवश्यकता है। अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस भी यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बच्चों को ये बताना कि अगर कोई ऐसे पीड़ित है तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि मेरे को ये बीमारी है और मेरे को सेंसिटाइज करना है, न केवल अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने टीचर्स को, पीयर ग्रुप को, और जो पेरेंट्स हैं उनकी भी ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज को कम्युनिकेट जरूर करें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो आम जनता है या स्कूल कॉलेजेज हैं, उनमें भी जागरूकता के इसके प्रति कोई कार्यक्रम क्या सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं या चलाए जा सकते हैं? सरकार की तरफ से होते रहते हैं कार्यक्रम, और इवन आज हीमोफीलिया डे है जी, तो इस पर तो सरकार की तरफ से कार्यक्रम होते रहते हैं, ताकि आम समाज में, स्कूलों में जागरूकता हो इस डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर को लेके, और जो भी बच्चे हैं वो सेफली अपना अच्छी तरह से अपनी जीवन जी सके, उनको कोई परेशानी ना हो। और जो भी फैक्टर है वो सरकार उनको निःशुल्क उपलब्ध करा रही है मेडिकल कॉलेज में। भ्रांतियां भी क्या समाज में ऐसी रहती हैं हीमोफीलिया को लेके?
ऐसा आजकल क्या है कि अवेयरनेस थोड़ी बढ़ गई है, पहले शायद रहती होगी, बट अब जो है अवेयरनेस बढ़ गई है, लोग समझदार हो गए हैं, पेरेंट्स भी समझदार हो गए हैं, तो बहुत ज्यादा ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं लोग जी बहुत अवेयरनेस हो गई है। तो अभी और आपके माध्यम से भी अवेयरनेस पूरे देश में हो रही है, फैल रही है, तो आपके श्रोताओं को सारी ये बातें पता चल रही है, तो ये एक आप बहुत नेक काम करें, बहुत ही अच्छा काम करें, जिसकी आप बधाई के पात्र हैं। जी। कोई ऐसे संगठन जो सामाजिक संगठन होते हैं जो जागरूकता के लिए काम करते हीमोफीलिया सोसाइटी है, जी तो वो हीमोफीलिया सोसाइटी हमेशा जागरूक रहती है, हेल्प करती है ऐसे मरीजों को, उनके पास पूरा डाटा रहता है, कभी भी किसी को कोई जरूरत है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं, तो कभी किसी को भी जरूरत है तो वो उनको पूरा हेल्प करते हैं। तो सरकार बहुत ज्यादा जागरूक है, बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है जी। अच्छा मैडम, एक और मेरे मन में प्रश्न ये आ रहा है कि कुछ लोग जैसे ब्लड को डोनेट करते हैं या कोई खून जिसको दिया जा रहा है, क्या उनको भी सतर्कता बरतने की जरूरत होती है इसके प्रति? जब भी ब्लड डोनेशन होता है तो पहले ब्लड की टेस्टिंग होती है। जी, उसमें तो नॉर्मली जो टेस्टिंग होती है उसमें HIV टेस्ट करते हैं और पहले आप अपनी पूरी प्रोफाइल करवा लें, उसके बाद आप ब्लड डोनेट करें। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसी हिसाब से आपको फिर ब्लड डोनेट करना चाहिए, अदरवाइज ऐसे ब्लड डोनेशन में कोई इश्यू नहीं है। तो सारी टेस्टिंग होने के बाद जी जी, अगर कोई ऐसा है पीड़ित व्यक्ति जिसमें फैक्टर इश्यूज हैं ब्लड में, अगर ऐसा कोई ब्लड ट्रांसफर होता है किसी में, तो उसमें संभावनाएं होती हैं क्या ऐसी ट्रांसफर? नहीं, ऐसे यूजुअली तो ऐसी कोई गलती होती नहीं है सर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले ब्लड का पूरा जांच की जाती है, तो ऐसी गलती की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। जी जी, ये एक आनुवांशिक बीमारी है ना, और पूरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सारी टेस्टिंग के बाद ही दूसरे मरीज को जो है ब्लड चढ़ाया जाता है, ऐसी गलती की संभावना नहीं रहती है। जी। आजकल मैडम बहुत एक चलन में चीज है, वो है मेडिकल बीमा, है ना? तो क्या जो बीमा होता है, स्वास्थ्य बीमा, क्या उसमें ये इस तरह के रोग भी कवर होते हैं? देखिए सर, ये तो हीमोफीलिया के इलाज तो सरकार निःशुल्क ही दे रही है। इनका क्या इलाज संभव नहीं है, लक्षण नियंत्रित किए जा सकते हैं, क्योंकि फैक्टर रिप्लेसमेंट के लिए जो भी सरकार जो है इनको फ्री में रिप्लेसमेंट थेरेपी की, तो इनका जो ट्रीटमेंट कोई भी खर्चा नहीं हुआ। तो और कोई इम्पोर्टेंट चीज या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें, या कोई ऐसा अनुभव? जी हाँ, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सबसे, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वो मैं रिपीट करना चाहूंगी जी, कि जैसे कि आनुवांशिक बीमारी है, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होती है, तो हम हिंदुस्तानी लोग यूजुअली जो शादी विवाह करते हैं वो कुंडली दिखा के करते हैं। जी, तो जी, मैं थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करना चाहूंगी कि आप जरूर से ब्लड टेस्टिंग जरूर कराएं, प्रोफाइल टेस्टिंग जरूर कराएं, ताकि आपके बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम ना हो शादी से पहले। ये एक आप अपने श्रोताओं को एक बार आप भी जरूर से बोलिए, ताकि आपकी श्रोता आपकी बात जरूर माने। तो ये एक ट्रेंड हो जाए कि हाँ, हम कुंडली मिला रहे हैं, लेकिन हमें ब्लड टेस्टिंग भी करनी है अपनी मैरिज से पहले, शादी से पहले। पहले के समय में शायद इतनी समस्याएं इस तरह की नहीं हुआ करती थीं, तो उसकी आवश्यकता हो सकता है समाज को महसूस न हुई हो उस वक्त, लेकिन आज के समय में जब ऐसी जो बीमारियां और जिनको अच्छे से डायग्नोस किया जा सकता है, तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारे समाज में ये जागरूकता फैले और हर व्यक्ति इसका एहसास कर पाए कि ये इन बीमारियों से बचाव तभी किया जा सकता है जब उनके प्रति हम अवेयर हों। और अवेयरनेस लाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो शादी जैसे पवित्र मौके होते हैं, जहां पर हम जीवन भर का एक संबंध दूसरे पक्ष के साथ कायम करते हैं, तो वहां पर हम ब्लड टेस्ट भी कर लें और करा लें, प्रोफाइल टेस्ट भी करा लें, तो वो एक ज्यादा बेहतर और सेफ ऑप्शन हो सकता है। तो उसमें कोई हर्ज है नहीं शायद, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो थी हीमोफीलिया और हीमोफीलिया से जुड़ी जो भी बातें हैं कि हीमोफीलिया एक रक्त विकार भर है, ऐसा कोई कलंक नहीं है या ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मैनेज न की जा सकती हो, जिसका प्रबंधन न किया जा सकता हो, है ना? और इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको प्रबंधन इसका किया जा सकता है, बशर्ते सही समय पर इसकी पहचान हो जाए, सही समय पर इसका जो इलाज है
जो जिसको फैक्टर रिप्लेसमेंट के जरिए किया जा सकता है और सरकारी अस्पतालों में सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। और बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात, निःशुल्क मुहैया कराया जा रहा है जी। और जो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात बताई डॉक्टर प्रीति भारद्वाज जी ने कि हम जो शादियां करते हैं उससे पहले जो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं आपस में रिश्ते करते वक्त, वहीं पर साथ में हम एक दूसरे के ब्लड टेस्ट भी करा लें, जिससे अगर कोई ऐसी संभावनाएं हैं जो बाद में दिक्कत दे सकती हैं, जो आनुवंशिक तौर पर हमारे पीढ़ियों में ट्रांसफर होती हैं, तो उनको हम अरेस्ट कर सकते हैं। और पीड़ित व्यक्तियों को जो सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, उनमें जो रोगी हैं उनको चोट से बचने की आवश्यकता है। कोई ऐसे खेल न खेलें जिनमें ऐसा चोट लगने की संभावना हो। जो कठिन एक्सरसाइजेज हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। बच्चों को खासकर अपने स्कूल में, अपने क्लासेस में, अपने टीचर्स के साथ, उनके माता पिता को आपस में कम्युनिकेट करने की आवश्यकता है, एक दूसरे को सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। और जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है इसके थेरेपी के लिए, इलाज के लिए, जहाँ पर रिप्लेसमेंट होता है, तो वहाँ पर सुरक्षित और जांचा गया ब्लड ही लिया जाना चाहिए। और अगर इस तरह की सावधानियां हम बरतते हैं तो एक जो बीमार व्यक्ति है, इससे पीड़ित व्यक्ति है हीमोफीलिया से, वो भी मानसिक तनाव और सामाजिक भेदभाव के बिना एक सामान्य जीवन जी सकता है। तो हमारे जो समस्त श्रोता हैं वो इसके प्रति इतनी एप्रीहेंशंस ना पालें, रक्तदान करें, जागरूकता फैलाएं, हेल्थ केयर जो है उसके वॉलंटियर बने, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी हमारी सुरक्षा है। डॉक्टर प्रीति भारद्वाज, आपने आज हीमोफीलिया दिवस पर हमारे श्रोताओं के साथ जो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए वो साझा की। आपने के लिए जो आज समय निकाला उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे श्रोताओं के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्रोताओं को नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद।